नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी आसिन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं भगत सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? और अपनी जो पिछली दो कक्षाएं हुई थी उसमें हमने सामान्य तौर पर हमने भाषा और व्याकरण पर प्रकाश डाला है और आज हम जो सामान्य हिंदी का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ण विचार पर हम प्रकाश डालेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो आज हम देखते हैं वर्ण। इससे पहले हमने जो पिछली कक्षाओं में हमने देखा था एक तो भाषा पर, तो आज थोड़ा सा उसी के ऊपर विचार विमर्श करके आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रमुख 3 अंग हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं। पहला अंग तो है अपना वर्ण, दूसरा अंग है शब्द और तीसरा अंग है वाक्य। इन तीनों अंगों पर हमने विचार विमर्श किया था। अब हमें यह देखना है कि भाषा के प्रमुख अंग तो हो गए 3, लेकिन इसमें अगर सार्थक भाषा के सार्थक अंग होते हैं 2। भाषा केवल सार्थक अंग 2 ही होते हैं। पहला तो है इसमें शब्द और दूसरा है वाक्य। ये दोनों ही भाषा के सार्थक अंग है। अब जो आज का हमारे टॉपिक स्टार्ट करना है वर्ण विचार, इसमें हम एक बार अगर देखें तो होता क्या है। अगर देखा जाए तो जैसे कि इसमें है एक शब्द लेता हूं मैं, ध्वनि। यह शब्द आपने काफी बार सुना है। एक शब्द आपने सुना है वर्ण, दूसरा शब्द आपने सुना है शब्द, इसके साथ साथ एक शब्द सुना है वाक्य। हम सभी विद्यार्थियों को एक दिक्कत आती है कि ये है क्या। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। इसके साथ साथ एक शब्द और है अक्षर। अब इनमें अंतर क्या है, आज हम सबसे पहले इन्हीं पर प्रकाश डालते हैं। तो अगर जैसे कि वाक्य क्या है, भाषा, अगर कोई एक पंक्ति लिखी हुई है उसका अगर कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वह कहलाता है वाक्य। यानी भाषा का सार्थक शब्द जो है, सार्थक अर्थ निकलने वाला, भावार्थ निकलने वाला, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका भावार्थ हो, वह कहलाता है वाक्य। एक बार हम अगर देखें वाक्य पर प्रकाश डालें तो देखें वाक्य है क्या। वाक्य है शब्दों का सार्थक योग। शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। वाक्य है क्या, केवल शब्दों का सार्थक योग। अगर शब्दों का सार्थक योग वाक्य है तो शब्द क्या है, शब्द है वर्णों का सार्थक योग। वाक्य है शब्दों का सार्थक योग, तो शब्द है वर्णों का सार्थक योग। चलो वाक्य समझ में आ गया, वाक्य शब्दों का सार्थक योग। अब आगे शब्द पर, तो शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक योग। अब आते हैं वर्ण पर। वर्ण क्या है, शब्दों की वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। अगर यह है तो ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई पर अगर प्रकाश डालें, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर हम देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो अब हम देखें तो ध्वनि। ध्वनि क्या है, वर्ण का निर्माण किससे होता है, ध्वनि से। वर्ण का निर्माण होता है ध्वनि से। तो अब अगर देखें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन और एक होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका केवल मौखिक रूप है,
अगर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका केवल मौखिक रूप है, या अगर मैं ये कहूं भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिस भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मौखिक रूप में हो, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप। अब इसमें क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वह सबसे छोटी इकाई जो किसमें है, लिखित रूप में है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो लिखित रूप में मिलती है, हम उससे कहते हैं वर्ण। अब इन्हीं बिंदु के आधार पर अगर हम इन्हें देखें तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी अगर हम वापस एक बार इसे देखें, वर्ण की अगर परिभाषा देखें, अगर हम वर्ण की परिभाषा देखें वो ये इस प्रकार हो सकती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब इससे ये समझ में आता है हमें ये समझ में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई दो है, एक तो है ध्वनि और दूसरा है वर्ण। अगर ये लिखित रूप में है तो वर्ण कहलाएगा, और अगर मौखिक रूप में है तो वह कहलाएगी ध्वनि। यानी दोनों क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो पहला हमने यहां पर जो बिंदु रहा है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, इन दोनों पर हमने प्रकाश डाल लिया है। तो अब ध्वनि तो क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। अब है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वह है वर्ण। इन दोनों का अर्थ हमें समझ में आ चुका है। अगर बहुत सारे वस्तुनिष्ठ एग्जाम जितने भी अपने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सामान्यतः ध्वनि और वर्ण के बारे में पूछा जाता है। अब हम अगर देखें, अगर वहां एग्जाम में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर पूछे तो आपको करना है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो आपको करना है वर्ण। लेकिन हो सकता है कभी कभार एग्जाम में केवल ऐसे ही आ जाए, ना तो लिखित रूप हमें मिले और ना ही हमें मौखिक रूप मिले, ना तो हमें लिखित रूप मिले और ना ही हमें मौखिक रूप मिले। अगर सीधा ये आ जाए, केवल सामान्यतः ये आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हो सकता है कि ये आ जाए। अब इसके आधार पर हम देखें तो अब हम इसका उत्तर क्या करें, ध्वनि करेंगे या वर्ण करें? तो हो सकता है कि आपके जो अब सदैव जो वहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में लिखे होंगे, हो सकता है वहां पर ऐसा आ जाए वर्ण, दूसरा आपका आ जाए ध्वनि, तीसरा आ जाए दोनों, और चौथा आ जाए दोनों ही नहीं। अगर ऐसा आ जाए तो हम कौन सा सही करेंगे? तो अगर ऐसा आ जाए तो आपको यहां सही जो करना है वह करना है वर्ण, यानी कि यहाँ पे वर्ण करना है। इसका एक कारण यह है क्योंकि केवल जो ध्वनि का जो लिखित रूप है, क्योंकि ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा की केवल मौखिक इकाई है, और मौखिक अगर शब्द मिल जाता है तो ही ध्वनि करना है, वरना हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें वर्ण को लेकर मारना है और इसका उत्तर वर्ण ही होगा।
ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और ये हमें सही करना है। चलो आज हमारे ये दो बिंदु जो है ध्वनि और वर्ण, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ में अगर जो तीसरा जो अगर हम बिंदु लें वह हम ले रहे हैं शब्द। शब्द क्या है? शब्दों पर विचार डालने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं मैं। ध्वनि के बारे में हमने विचार विमर्श कर लिया, वर्ण के बारे में विचार विमर्श कर लिया। अब शब्द क्या है? शब्द है वर्णों का सार्थक योग। वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। सार्थक, केवल इस शब्द पर ही सब कुछ बचा। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ण आ जाए और जुड़ जाए और वो सभी शब्द कहलाएंगे। शब्द तब ही कहला सकते हैं जब वर्णों का वह योग जिसमें अर्थ निहित हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो ही वह कहलाएंगे शब्द, वरना वह शब्द नहीं कहलाएंगे। अब इसके आधार पर हम देखें तो कैसे है, जैसे कि मैं यहां पे एक शब्द लिख रहा हूं, वह है कमल। एक शब्द लिख रहा हूं मैं लमक। एक तो शब्द में लिख रहा हूं मैं मकम। एक शब्द में लिखता हूं, चलो कोई बात नहीं, हम इन तीनों शब्द से समझ लेते हैं। क्या हम इनमें से, देखो ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। अब इनका हम वर्णों को अलग अलग करके देखते हैं। क के बाद ये अ पूरा, म अ, इसके बाद है ल और अ। देखिए इसमें जो चीजें हैं यहां लिखी हुई है, इसमें क्या वो है या नहीं? ल इसमें भी है, अ आ गया, फिर इसके बाद म है, इसके बाद अ, इसके बाद क और इसके बाद अ। देखो इसको हम वापस ऐसे ही करते हैं समझने के लिए। म अ, इसके बाद लिखते हैं क अ, इसके बाद लिखते हैं हम वापस म और अ। अब देखिए अगर हम तुलना करें, ये सभी इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये तो शब्द है, किंतु ये वर्ण, वर्णों का यह योग शब्द नहीं कहलाएगा। वर्णों का यह योग शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका तो सार्थक अर्थ निकलता है। कमल किसी पुष्प की ओर संकेत करता है। कमल से शब्द, कमल संज्ञा किसी पुष्प की ओर संकेत करती है कि यह कमल है, जबकि लमक और मकम ऐसा कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, सार्थक नहीं है। इसलिए यह वर्णों का योग सार्थक योग हो तो ही शब्द कहलाता है, वरना नहीं कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सभी वर्णों का योग शब्द ही हो। तो वर्णों का जो सार्थक योग है वह कहलाता है शब्द। इसके बाद हम लेते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक योग। शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। तो अब हम अगर वाक्य की संरचना है उसके आधार पर हम प्रकाश डालें तो भी हम इसमें आगे देख सकते हैं। अगर हम एक, जैसे कि ये भी जरूरी नहीं है कि क्या एक वर्ण पूरा वाक्य हो सकता है या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक वर्ण लिखें तो क्या पूरा वाक्य हो सकता है? वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक योग है। अब देखो अगर कोई किसी को आवाज लगाता है इधर आओ, तो भी पूरा वाक्य है। अगर कोई आपस में बातचीत करते हैं, जैसे कि हम सोच लेते हैं कि नवीन जी और मैं आपस में बातचीत कर रहे हैं,
तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा, नवीन जी ने मुझे कहा कहां हो, मैंने कहा घर पर, तो इन्होंने कहा, नवीन जी ने कहा घर पर हो, मैं आ जाऊं, मैंने कहा आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा हो, अब यहां देखो केवल छोटे छोटे ये भी है। अब जैसे कि अगर किसी को बोलें, जैसे देखो कहां हो, घर पर, मैं आ जाऊं, आ जाओ, ये सभी क्या है, वर्णों का, शब्दों का सार्थक योग है। अब ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, लेकिन यहां ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, और ये शब्द है, लेकिन जैसे ही योग हुआ तो ये कहलाया वाक्य। तो यहां शब्दों के वर्णों के साथ साथ अगर कहें तो वर्णों के बीच में भी योग आ जाए, लेकिन वो वर्णों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो ही वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। चलो अब इसके साथ में एक बार हम ये देखें कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्णों के वर्ण विचार है क्या। हमने कल व्याकरण के बारे में देखा था। व्याकरण के बारे में हम जब देखा है उसमें यह है कि व्याकरण है क्या। व्याकरण है, देखो जैसे भाषा को, व्याकरण है क्या, भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध लिखना और भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। भाषा का शुद्ध बोलना, भाषा का शुद्ध लिखना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना व्याकरण कहलाता है। और हमें पता है कि वर्ण क्या है, वर्ण विचार क्या है, व्याकरण का एक विभाग है। वर्ण विचार क्या है, व्याकरण का एक विभाग है। तो अब देखिए, तो वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना या बोलना, और वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे करें, यानी वर्णों को शुद्ध कैसे लिखें, और वर्णों का प्रयोग कैसे करें। वर्णों को शुद्ध कैसे बोले, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे हो, वर्णों का शुद्ध लेखन कैसे हो, और वर्णों का प्रयोग कैसे करें, ये सभी के ऊपर जो विचार विमर्श किया जाता है, यही विचार विमर्श कहलाता है वर्ण विचार। तो अब देखिए, अगर हम वर्ण विचार जो टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके बारे में सामान्य जानकारी हमने अभी प्राप्त की है, तो वर्ण विचार में केवल यही है कि शुद्ध उच्चारण कैसे हो, शुद्ध लेखन कैसे हो, और उन वर्णों का शुद्ध प्रयोग कैसे हो, यही हमें पढ़ना है वर्ण विचार में। अब आगे हम अगला इसमें आगे बढ़ते हैं, और हम लेते हैं कि इसमें जो आगे वाला बिंदु है हमारा, वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार, सामान्यतः वर्णों के दो प्रकार होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं स्वर, और दूसरा है व्यंजन। वर्णों के दो प्रकार हैं, एक पहला प्रकार हमने लिखा है स्वर, और दूसरा है व्यंजन। तो अभी हम, स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। यह स्वतंत्र शब्द का अर्थ है यहां पर, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो अंदर से जो प्राण वायु निकलती है या आवाज निकलती है, तो ये अगर प्राण वायु वाग यंत्र से टकरा जाती है
वाग यंत्र से टकरा जाती है, यानी वाग यंत्र में जो हमारे वाग यंत्र उसे बाधा पहुंचाते हैं, तो वह कहलाते हैं स्वतंत्र नहीं। अगर निर्बाध रूप से, अगर प्राण वायु हमारे वाग यंत्र से बिना टकराए निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, तो वो कहलाता है स्वतंत्र रूप से। तो ये सामान्यतः जो, अब अगर स्वर की परिभाषा सामान्यतः यहां देखें तो होगा, स्वर वह वर्ण होते हैं, स्वर वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु निर्बाध रूप से या बिना टकराए बाहर निकल जाती है, प्राणवायु या आवाज बिना किसी वाग यंत्र से टकराए हुए बाहर निकल जाती है, वह कहलाते हैं स्वर, यानी वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अगर टकरा जाती है तो वह स्वतंत्र नहीं होते हैं और उनको हम बोलते हैं व्यंजन। अगर एक तरह जो सामान्य अगर इसकी परिभाषा देखें स्वर की, तो वो है, स्वर वे वर्ण कहलाते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या वह स्वर वह है जो बिना किसी स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सहायता के स्वर को बिना सहायता के बोला जाता है। जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें किस अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वो होती है स्वर, यानी व्यंजन की परिभाषा यह होती है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो यहां पर हमें सामान्यतः हमें स्वर और व्यंजन पे हमने अभी प्रकाश डाला है। अब आगे देखते हैं, इसमें प्रारंभ हमने सबसे पहले जो प्रकाश डाला था वर्ण विचार पढ़ते समय, एक तो हमने देखा था ध्वनि, इसके बाद हमने दूसरा बिंदु देखा वर्ण, तीसरा देखा ध्वनि वर्ण, इसके बाद देखा हमने शब्द, इसके बाद चौथा बिंदु जो है वह हमने देखा था वाक्य। वाक्य क्या है, अगर एक बार हमें पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन एक जो कुछ हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें से वाक्य के बारे में यह पूछा जाता है, भाषा की भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा के भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका जवाब होगा वाक्य। क्या होगा, वाक्य। अगर ये जो सामान्यतः हमें वाक्य से संबंधित एग्जाम में जो पूछने जाने वाले कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि भाषा के भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य। ऐसे ही शब्द के आधार पर एक जो आता है वह है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका सार्थक अर्थ हो। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका सार्थक अर्थ हो। अगर ऐसा आए तो हमें वहां पर शब्द सही करना है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भाषा के सार्थक अंग दो होते हैं, एक तो होता है शब्द, दूसरा होता है वाक्य। अब शब्द क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका सार्थक अर्थ हो, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, शब्द। वाक्य क्या है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वाक्य। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में हो। अगर मौखिक रूप में है ध्वनि कहलाएगी, अगर लिखित रूप में है तो वर्ण कहलाएगा। तो 1 2 3 4 ये 4 बिंदु हो गए, लेकिन एक पांचवा बिंदु और है, वह है अक्षर। अक्षर क्या है, अगर इसे हमें देखें तो अक्षर है, हाँ, तो
हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हम वर्ण को ही अक्षर समझ लेते हैं और अक्षर को ही वर्ण समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें वर्ण और अक्षर में जो अंतर है, पहला अंतर तो यह है जितने भी वर्ण हैं, अगर मैं ये कहूं सभी, अगर सामान्य अर्थ में अगर कहूं सभी वर्ण अक्षर होते हैं। अब मैंने एक बात कही है यहां पे जो कि सामान्यतः समझने के लिए बहुत जरूरी है, सभी वर्ण अक्षर होते हैं। और दूसरी बात कह रहा हूं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, अर्थात वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ और है जो अक्षर है, और अक्षरों की संख्या असीमित है। इनकी जो संख्या असीमित है, जहां वर्णों की संख्या हमें निश्चित पता है कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं, लेकिन अक्षरों की संख्या असीमित है। अक्षर को भी हम चर्चा कर रहे थे, यानी कि सभी वर्ण अक्षर होते हैं किंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं, इनकी संख्या असीमित होती है। अगर इनकी परिभाषा के रूप में देखा जाए, जिन पर स्वराघात बालाघात का प्रभाव न हो और वह उचित क्रम में हो, यानी एक तो स्वराघात, एक तो है स्वराघात बालाघात का प्रभाव न हो और उचित क्रम में हो, उनको हम अक्षर कहते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, अक्षर, इनका हमने अभी इनको हमने देख लिया है, इनका अर्थ देख लिया है। और वर्ण विचार में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम जो उसके जो वर्ण के हमने जो 2 प्रकार देखे हैं, स्वर और व्यंजन, इनमें से अभी हम अगला जो बिंदु है स्वर प्रारंभ करते हैं। वर्ण के प्रकार देखते समय, ये स्वर और व्यंजन को देखते समय हमने एक अभी परिभाषा देखी है, अब उसी का आधार पर सामान्य देखा है, और एक बार स्वर की परिभाषा और देख लेते हैं। स्वर है क्या? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से, यानी कि जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वर कहलाते हैं। और एक परिभाषा एक और भी बन सकती है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, उनको स्वर कहते हैं। अब इसके आगे बिंदु जो हम देखते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, और ये लगभग सभी जितने भी अध्ययन बोर्ड द्वारा एग्जाम में हो या आसपास जितने भी हिंदी भाषा संबंधित अगर जहां पर वर्ण विचार हो, तो सामान्यतः स्वरों की संख्या जरूर पूछी जाती है, और वहां पर हमें ये दिक्कत आती है कि स्वरों की संख्या कितनी है। अब स्वरों की संख्या के बारे में देखें तो हमारे सामने कुछ बातें आती है, वह है, देखो, कोई तो कहता है स्वरों की संख्या 11, कहीं हमें पढ़ने को मिलती है 10, और कहीं पढ़ने के लिए मिलती है 13, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में कभी एक बार आता है कि इनकी संख्या 12 होनी चाहिए। देखो, कोई तो कहता है 11, 10, 13 और 12, इनमें जब पढ़ते हैं तो हमारे साथ ये समस्या होती है। लेकिन आज हम देखेंगे कि वास्तविक रूप में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब देखो 10 तो कहीं है ही नहीं, 13 और 12 को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। हमने यहाँ केवल 2 संख्या छोड़ी है, 10 और 12, और सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं 11 पर। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए, हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। अगर वहां पर आ जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको करना है 13। मूल स्वर
अर्थात जो हमारे हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, उनमें स्वरों की संख्या होती है 13 और इन स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से स्वर हैं जो हिंदी में प्रचलित स्वरों जो है वो है। देखो पहला तो है, यहां पर देखते हैं इनको, एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे 11 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अब दी होगी। तो अब यहाँ पे संस्कृत में ये 11 जो स्वर है वो संस्कृत में भी है, वो जो मूल स्वर में इनकी गिनती होती है। लेकिन मूल स्वर में 2 और संस्कृत के आते हैं, जो एक तो है अपना री, जी ये वाला री है, इसके नीचे थोड़ा सा है वाला ये और लग जाता है, ये बड़ा दीर्घ री कहलाता है, ये भी संस्कृत में है। संस्कृत के अंदर 11 तो वो हो गए, और ये है, इसे याद रख लो, 12वां और 13वां है ली, ये वाला। तो ये कुल होकर आपके यहाँ पे संस्कृत में हो गए 13 है। तो यानी अगर वहां पे मूल स्वर पूछे तो हमें 13 बताना है, और हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे तो 11। अब एक बात और है, अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर एक स्वर है री, इसे कुछ विद्वान हिंदी में स्वर नहीं मानते हैं। तो यहाँ हम देखें, इसका नहीं मानने का एक कारण है, वह यह है कि वर्तमान में इसका उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं होता है। जो ये संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, उसका उच्चारण वर्तमान में हम जो हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, इसका शुद्ध उच्चारण न करके हम इसका उच्चारण, ये जो री है इसका उच्चारण हम इस प्रकार री करते हैं, और ये स्वर नहीं है। इस वजह से कुछ भाषाविद री को स्वर में नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सबको पता है कि जो तत्सम शब्द है वो हिंदी के शब्द हैं, और हिंदी के शब्द हैं जैसे ऋषि है, ऋषि में यह री लिखा जाता है, नहीं कि ये वाला री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो री है वह हिंदी का एक स्वर है, और इसी का आधार पर इनकी संख्या 11 है, न कि 10। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो इसे हटा रहे हैं तो इसको हटाना नहीं है, क्योंकि 10 संख्या ना होकर इनकी संख्या 11 है। चलो 2 बात हो गई, हमने 11 और 13 और वापस हमने देखा 10, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां पर हिंदी के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एक ये शब्द लिखा जाता है कि ये है चंद्र बिंदु, ये संकेत चिन्ह है चंद्र बिंदु। अब इस चंद्र बिंदु को मैंने यहां से बिंदु को हटा दिया, ये बिंदु मैंने यहां हटा लिया है, तो अब इसका नाम होगा अर्ध चंद्र बिंदु। ये कहलाया गया, ये कहलाया है अर्ध चंद्र बिंदु। ये है चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु है और ये अर्ध चंद्र बिंदु। अगर आग के ऊपर ऐसा लगा हुआ है अर्ध चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये वर्तमान में स्वरों की संख्या में वैसे 11 के अंदर गिना नहीं जाता है, लेकिन इसे स्वरों में स्थान दिया गया है, क्योंकि हिंदी भाषा एक ग्राही भाषा है। अब इस स्वर को आगत स्वर, इस स्वर का नाम आगत स्वर, इसी स्वर का नाम है अतिथि स्वर, इसी स्वर को यहां लिख लेता हूं विदेशी स्वर, क्योंकि हमने अन्य भाषा से इसे ग्रहण किया है, तो इस स्वर को हम ग्रहित स्वर,
इन नामों से जाना जाता है। और इसका प्रयोग जब इसका उच्चारण अगर हम देखें, इसका उच्चारण होता कैसा है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है ना तो पूर्ण रूप से आ की तरह गोलाकार खुलता है और ना ही ओ की तरह, इसके बीच में ही खुलता है। जैसे ये हमारा मुख है और जब हम आ का उच्चारण करेंगे तो आ और ओ। अब जबकि ये जो हमारा अर्ध चंद्र बिंदु लगा हुआ है आ है, इसे बोलेंगे ओ। जैसे डॉक्टर, ऑफिस, एक तो होता है ऑफिस, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। तो ये इसका उच्चारण ना तो जब मुख ना तो पूर्ण रूप से आ की तरह खुलता है ना पूर्ण रूप से ओ की तरह खुलता है, ये इसका मध्यम रूप में खुलता है और इसे आगत स्वर में रखा गया है। तो अधिकांश जो एग्जाम होते हैं उसमें हो सकता है कि आपके कभी भविष्य में प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से आगत स्वर है, तो आपको ये वाला सही करना है। अब इसके जैसे इसके जो उदाहरण है आगत स्वर के, जिससे कुछ शब्द हैं डॉक्टर, इसमें आगत स्वर का प्रयोग हुआ है। चलो ये तो हो गया कुछ है, लेकिन हम छोटी कक्षाओं में जब हमें पढ़ा जाता है तो वहां पर जो छोटी छोटी किताबें होती हैं जिसे हम सामान्यतः पट्टी पहाड़ा भी कहते हैं, उन पट्टी पहाड़ा में जब हम पढ़ते थे तो उसमें स्वरों की संख्या 11 न होकर 13 दी गई होती है। तो अब पहले तो जो मैंने अभी जो लिखा है वो तो जरूर हमें मिलते हैं, ए भी मिलता है, आ भी मिलता है, जो हमारे पट्टी पहाड़ा कहते हैं, जो छोटी कक्षा में कक्षा 1 और प्राथमिक जो कक्षाएं होती है उसमें पढ़ने के लिए बच्चे लेकर आते हैं, उनमें स्वर जो होते हैं ए, आ, ई, ये भी होता है, ये भी हमें देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी होता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन दो और देखने को मिलते हैं, वह है एक तो ये वाला और एक है ये वाले। ये भी हमें देखने को पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इनको अभी हमने स्वरों में नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इनको ये स्वर नहीं कहलाते हैं, इसलिए हमें इनको स्वरों में नहीं पढ़ा है। जबकि छोटी कक्षाओं में इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन ये स्वर नहीं है। तो है क्या? इनका नाम है अयोग वाह। इन दोनों को हम कहते हैं अयोग वाह ध्वनियां। ये दोनों कहलाती है अयोग वाह ध्वनियां। अब देखिए अगर स्वतंत्र रूप से इनका नाम देखें तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, इनको अयोग वह क्यों कहते हैं और अयोग वह है क्या, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, पहले इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं। शब्द विच्छेद करेंगे तो अयोग वह का शब्द विच्छेद करते अ योग, इस पद का विच्छेद होगा वाह है, अयोग वाह है। अब इसका वह का अर्थ है वहन करना, वहन करना। योग अर्थात जुड़कर। ए का अर्थ जहां भी प्रत्यय ए लगता है उसका अर्थ लेते हैं न। तो इसका अर्थ होगा वह जो नहीं जुड़ता है, न जुड़कर वहन हो, वह जो न जुड़कर वहन हो। किसके साथ? जो व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ न जुड़कर, न जुड़कर वहन हो, उसे कहते हैं अयोग वाह। उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह। तो अब जैसे कि हम इनको देखें, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, एक ये लिखा मैंने कम, कंग और कह। अब यहां हम देखें तो ये तो देखो जब ये व्यंजन के साथ न जुड़कर वहन हो, अब यहां आप देख रहे हो कि ये व्यंजन के साथ लगा हुआ है, लेकिन ये व्यंजन के साथ नहीं लगा हुआ है। क्योंकि ये लगा हुआ है जब इसका हम इनको इसका हम इस कम का टुकड़े करते हैं तो क और ये निकलता है। तो ये केवल अलग से ही मिला हुआ है, अर्थात ये व्यंजन के साथ नहीं
साथ जुड़कर वहन नहीं होता है, इसमें भी यही है। तो ये अयोगवाह ध्वनियां कहलाती है। तो ये हमने अभी स्वर के बारे में सामान्य परिचय हमने अभी देखा है। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और मैं सोचता हूं कि आपको जो मैंने अभी कुछ सामान्य बात बताई है वो काफी आपको अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें। नमस्कार।